हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 7 इक्विलिब्रियम साम्यावस्था में लास्ट जो टॉपिक हम पढ़े हैं उसमें हमने इक्वेशन डिराइव की है कैपी इज इक्वल टू के सी इंटू आर टी रेज टू डेल्टा एन. डेल्टा एन shows the number of moles of gaseous product minus number of moles of gaseous reactant. यानी कि हमारा यहाँ पे डेल्टा एन जो है वो क्या दर्शाता है, जो कि नंबर ऑफ मोल्स यानी मोलों की उत्पाद के मोलों की संख्या तथा रिएक्टेंट यानी अभिकारकों के मोलों की संख्या का अंतर दर्शाता है. ये हमें अच्छे से पता चल गया है. अब यहाँ पे जो हमारा प्रेशर है, प्रेशर इज टेकन एज ए 1 बार. प्रेशर को हम किस में लेते हैं, 1 बार में. एंड 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल होते हैं. ये हमें पता होना चाहिए. तो इस बेस पर हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं. PCl3, PCl5 एंड Cl2 are at equilibrium. यानी कि PCl5 gives PCl3 plus Cl2. ये इक्वेशन होगी इसमें. एट 500 केल्विन टेम्परेचर एंड कॉन्सेंट्रेशन is 1.59 molar PCl3, 1.59 molar Cl2 and 1.41 molar PCl5. Calculate its Kc. The reaction is PCl5 gives PCl3 plus Cl2. So the Kc is equal to क्या होगा इसमें, PCl3 into Cl2 अपॉन PCl5 का कॉन्सेंट्रेशन. तो अब हम कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू पुटअप करते हैं. तो PCl3 की वैल्यू क्या दी है हमको, 1.59 इंटू Cl2 की 1.59 अपॉन वैल्यू दी है हमें 1.41 ये दी है. तो इसका रिजल्ट आएगा 1.79 मोलर. तो इस तरह से हम इसके न्यूमेरिकल्स भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियल. इक्विलिब्रिया. तो अब इक्विलिब्रिया की बात करें, हेट्रोजेनियस यानी क्या हो गया, समांगी या समांग साम्यावस्था. तो व्हाट इज हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम? Equilibrium in a system having more than one phase is called heterogeneous equilibrium. यानी कोई भी हमारा सिस्टम है उसमें किसी भी समांगी निकाय में सभी अभिकारक एवं उत्पाद एक समान प्रावस्था में होते हैं तो उसको हम कहते हैं समांग साम्यावस्था. तो समांग साम्यावस्था का एक एग्जाम्पल हम लें तो समांग साम्यावस्था में क्या आएगा, तो सभी के फेस समान होना चाहिए. और ये हम बात कर रहे हैं हेट्रोजीनियस की बात कर रहे हैं. तो इसमें हमारे सारे फेस समान नहीं होंगे. तो समान नहीं होंगे तो इसके लिए हम एक इक्विलिब्रियम लिख रहे हैं. जैसे कि यहाँ पे CaCO3 इज सॉलिड and when heated it
तो अब दोनों तरफ के डायरेक्शन में ये क्या बनाएगा, CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस। तो इसके लिए हम Kc कैसे लिखेंगे, Kc इज इक्वल टू CaO सॉलिड इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 गैस अपॉन CaCO3 सॉलिड। तो यहाँ पे हमारा कॉन्सेंट्रेशन देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड एंड CaCO3 इन दोनों का कैसा है, सॉलिड है ये दोनों, तो बोथ आर कांस्टेंट। जब ये दोनों सॉलिड है तो इनका कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होगा। तो ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CaCO3 सॉलिड एंड concentration of CaO solid both are constant. So Kc is equal to क्या हो गया अब हमारा, ये दोनों कांस्टेंट हो गए, तो Kc is equal to concentration of CO2 गैस, ये हम लिख सकते हैं इसके लिए। और इसी के लिए हमें Kp लिखना हो तो हम कैसे लिख पाएंगे इसमें Kp, तो Kp is equal to होगा PCO2। तो इस तरह से हम इसका Kp भी लिख सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल हम और लेते हैं इसी के संदर्भ में। तो Ni सॉलिड प्लस 4CO2 4CO, ये भी कैसा है, गैस है, इसमें से बन रहा है NiCO4, ये कैसा है, गैस है। तो ये भी हिट्रोजीनियस है, इसमें सॉलिड गैस और गैस अलग अलग है, फेस है इनके। तो इसके लिए Kc की वैल्यू क्या आएगी, Kc इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NiCO4 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO4 raised to 4 बिकॉज Ni इज अ कांस्टेंट। तो यहाँ हम इस तरह से Kc लिख सकते हैं। तो इसी तरह से हम दूसरे एग्जाम्पल्स लेते हैं। तो दूसरे एग्जाम्पल्स में एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम, Ag2O सॉलिड प्लस 2HNO3 इक्वेस 2AgNO3 इक्वेस प्लस H2O लिक्विड। तो यहाँ Kc की वैल्यू क्या आएगी, इसमें सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन हमारा किसका चेंज होगा, तो इसकी वैल्यू आएगी हमारी AgNO3 स्क्वायर अपॉन HNO3 स्क्वायर। ये सॉलिड है हमारा और ये लिक्विड है, तो इससे कॉन्सेंट्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस तरह से हम इसका लिख सकते हैं और Kc यानी कि साम्यावस्था स्थिरांक बता सकते हैं। इसके साथ ही हम बात कर रहे हैं अब होमोजीनियस की बात करें तो होमोजीनियस इक्विलिब्रियम यानी समांगी साम्यावस्था। हेट्रोजीनियस था यानी कौन सी थी, वो हमारी पहले जो हमने बताई है वो कौन सी थी, पहले जो हमने बताई है हिट्रोजीनियस यानी विसमांगी साम्यावस्था जिसके फेस अलग अलग हैं। और होमोजीनियस का मतलब होता है कि समांगी साम्यावस्था यानी कि जिसके फेस कैसे होते हैं, समान होते हैं। तो इसके लिए हम एग्जांपल बहुत ही अच्छा हमारा है N2 गैस प्लस 3H2 गैस 2NH3 गैस। तो इसके लिए हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल सकते हैं जो कि हम पूर्व में देख चुके हैं। इसी तरह से हम दूसरा रिएक्शन भी बता सकते हैं। इथेनोइक एसिड का H2O के साथ रिएक्शन करवाएं तो इथेनोइक एसिड यानी CH3COOH होता है ये, लेकिन मैं यहाँ पे प्रोपियोनिक एसिड ले लेती हूँ। तो अब ये हो जाएगा C2H5 और ब्यूटेनोइक एसिड
तो ये मैंने ले लिया है यहाँ पे CH3COO C2H5 लिया मैंने। ये एसीटेट है, इथाइल एसीटेट है। ये क्या है? इथाइल। ये क्या हो गया? एसीटेट है CH3COO और ये इथाइल, तो इसका नाम क्या हो गया? इथाइल एसीटेट। ये हमारा किस पोजीशन में है? इक्वेस है। और साथ में हम लेते हैं यहाँ पे H2O। तो H2O ये क्या है? लिक्विड है। चलिए, तो अब यहाँ पे क्या बनेगा हमारा? CH3COOH। ये किस पोजीशन में आया? एक्वेस में। साथ ही ये वाला जो है वो C2H5OH, ये भी किस में आया? एक्वेस में। तो यहाँ पे हमारा इथाइल एसीटेट H2O के साथ रिएक्ट करके ये क्या बनाया? इथेनोइक एसिड एंड अल्कोहल, इथेनॉल। ठीक है, तो ये सभी की पोजीशन देखिए आप कैसी है? एक्वेस में है। तो ये भी हमारा क्या हुआ? होमोजीनियस, यानी समांगी साम्यावस्था कहलाती है। इन ए होमोजीनियस सिस्टम ऑल द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इन द सेम फेज। ये कह सकते हैं हम, यानी कि किसी भी समांगी निकाय में सभी अभिकारक एवं उत्पाद एक ही सामान्य प्रावस्था में होते हैं, ये हम कह सकते हैं इसमें। तो इसके एग्जाम्पल्स तो हम बहुत सारे ले सकते हैं। H2+ I2 gives 2HI, ये भी इसी का एग्जाम्पल है। और N2+, ये दो एग्जाम्पल मैंने और बताए हैं आपको। तो ये हमारा होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस, समांगी एंड विसमांगी, ये क्लियर हो गया। अब हम यहाँ पे देखते हैं साम्यावस्था स्थिरांक जो निकालते हैं हम किसी, उसके अनुप्रयोग क्या है, यानी कि नया टॉपिक है हमारा ये एप्लीकेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यानी साम्यावस्था स्थिरांक के अनुप्रयोग। तो इसके अनुप्रयोगों की हम बात करें तो साम्यावस्था स्थिरांक में का व्यंजक तभी उपयोगी होता है जब अभिकारक और उत्पादों की सांद्रता साम्यावस्था पर स्थिर हो जाए, यानी एक्सप्रेशंस फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन concentration of the reactants and products have attained constant value at equilibrium state, यानी कि साम्यावस्था के ऊपर अभिकारक और उत्पाद दोनों की जो सांद्रता है वो कैसी हो जानी चाहिए? स्थिर हो जानी चाहिए। तो ये पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं हम। तो साम्यावस्था स्थिरांक का मान अभिकारक और उत्पाद की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, यानी कि इनिशियल स्टेट में उनकी सांद्रता क्या है उस पर कोई डिपेंड नहीं करता है। द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। उत्क्रम अभिक्रिया का साम्यावस्था स्थिरांक अग्रावली अभिक्रिया की साम्यावस्था स्थिरांक के मान का व्युत्क्रम होता है। अब हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट हैविंग वन यूनिक वैल्यू फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन रिप्रेजेंटेड बाय अ बैलेंस्ड इक्वेशन एट अ गिवन temperature, and the equilibrium constant for the reverse reaction is equal to the inverse of the equilibrium constant for the forward reaction, यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन जो थी, फॉरवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन किसको कहते हैं हम? N2 + 3H2 gives 2NH3। तो जब N2 और H2 में से क्या बनता है? ये जो बनता है, ये जो प्रोडक्ट ऊपर जो जा रहा है, ये क्या बोला कहला जाएगा? फॉरवर्ड रिएक्शन। और NH3 में से ये बनना, ये कौन सा रिएक्शन है? बैकवर्ड। ये क्लियर हो गया हमारा। तो अब हम बात कर रहे हैं कि इक्विलिब्रियम जो होता है रिवर्स, यानी कि उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के लिए, तो रिएक्शन इज इक्वल टू द इनवर्स ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा उसका क्या होता है? ये व्युत्क्रम होता है, यानी उत्क्रम
यह अभिक्रिया का साम्यावस्था स्थिरांक अग्र अभिक्रिया, फॉरवर्ड यानी क्या कहलाती है, अग्र, और ये क्या कहलाती है, पश्च अभिक्रिया। तो अग्र अभिक्रिया के साम्यावस्था स्थिरांक के मान का क्या होता है, व्युत्क्रम यानी इनवर्स होता है। और किसी अभिक्रिया का साम्यावस्था स्थिरांक के उस संगत अभिक्रिया के साम्यावस्था स्थिरांक से संबंधित है जिसका रासायनिक समीकरण मूल्य अभिक्रिया के समीकरण में किसी भी छोटे पूर्णांक से गुणा या भाग देने पर प्राप्त होता है। तो यहाँ पे हम क्या कहना चाह रहे हैं कि किसी भी अभिक्रिया का साम्यावस्था स्थिरांक जो k होता है उसका संगत अभिक्रिया के साम्यावस्था स्थिरांक से संबंध होता है और वह समीकरण मूल अभिक्रिया के समीकरण में किसी छोटे पूर्णांक से गुणा या भाग देने पर प्राप्त होता है। तो अब हम साम्यावस्था स्थिरांक के अनुप्रयोगों पर विचार करेंगे और उनका निम्न बिंदुओं से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने में करेंगे। तो जैसे कि साम्यावस्था स्थिरांक के परिमाण की सहायता से अभिक्रिया की सीमा का अनुमान लगाया जा सकता है। उसके उपयोग क्या है, तो हम क्या कर सकते हैं, तो साम्यावस्था स्थिरांक से एक तो क्या कर सकते हैं हम कि परिमाण जो साम्यावस्था स्थिरांक आता है उससे अभिक्रिया की सीमा, तो अभिक्रिया की सीमा का अनुमान लगा सकते हैं एक तो हम कि कब खत्म होगी या कब तक चलेगी। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, अभिक्रिया की दिशा, तो अभिक्रिया की दिशा का पता चला सकते हैं हम। और तीसरा साम्यावस्था स्थानांतरण की गणना कर सकते हैं, तो साम्यावस्था स्थानांतरण की गणना कर सकते हैं। तो हम केसी से क्या क्या ज्ञात कर सकते हैं, तो केसी से एक तो अभिक्रिया की सीमा का अनुमान लगा सकते हैं, दूसरा अभिक्रिया की दिशा का पता लगा सकते हैं और तीसरा साम्यावस्था पर स्थानांतरण का हम पता लगा सकते हैं। ये चीजें हो गई हमारी। चलिए अब सबसे पहले हम इसमें से ज्ञात करते हैं अभिक्रिया की सीमा का अनुमान लगाना। अभिक्रिया की सीमा यानी कि प्रेडिक्शन द एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन। तो पहला देखते हैं हम प्रेडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन। तो अब साम्यावस्था स्थिरांक का आंकिक मान जो होता है वो अभिक्रिया की सीमा को दर्शाता है और यह जानना भी महत्वपूर्ण है कि साम्यावस्था स्थिरांक यह नहीं बताता है कि साम्यावस्था किस दर से प्राप्त हुई है, यानी किस दर से हो रही है ये भी हमको पता नहीं चलता है। केपी या केसी का जो मान होता है वो उत्पादों की सांद्रता के समानुपाती होता है, साथ ही वह क्रियाकारकों की सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये तो हमें पता ही है अच्छे से ये बात कि साम्यावस्था स्थिरांक जो होता है वो अभिक्रिया की सीमा का अनुमान दर्शाता है, लेकिन वो क्या नहीं दर्शाता है, वह साम्यावस्था स्थिरांक ये नहीं दर्शाता है कि अभिक्रिया किस दर से हो रही है, तो अभिक्रिया की दर को नहीं बताता है। साथ ही साम्यावस्था स्थिरांक जो होता है वो क्या होता है, किसके समानुपाती होता है, तो उत्पादों की सांद्रता के कैसा होता है, समानुपाती, यानी कि प्रोपोर्शनेट होता है डायरेक्टली। और व्युत्क्रमानुपाती किसके होता है, क्रिया कारकों की सांद्रता के कैसा होता है, वो व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसीलिए हम इसको साम्यावस्था स्थिरांक k का उच्च मान उत्पादों की उच्च सांद्रता दर्शाता है। यदि Kc का मान उच्च हो तो वो क्या दर्शाता है, उत्पादों की सांद्रता कैसी है, उच्च है, ये दर्शाता है। और Kc का मान कम हो तो वो क्या दर्शाता है, Kc का मान कम हो तो वो उत्पादों की निम्न सांद्रता को दर्शाता है।
की निम्न सांद्रता। ये हमें पता चल गया यहाँ पर। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि Kc का मान, Kc इज ग्रेटर देन 10⁻³ हो तो उत्पाद अभिकारक की तुलना में ज़्यादा बनेगा, ये हम कह सकते हैं। और तो इसमें हमारा ये बहुत ज़्यादा है मान, तो इसलिए इसका मतलब क्या हुआ कि उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट रिएक्टेंट की तुलना में कैसा बनेगा, कि कंपैरिजन में ज़्यादा बनेगा। इससे हम दूसरा देखते हैं कि यदि Kc का मान लेस देन 10⁻³ हो तो इसका क्या मतलब हुआ कि अभिकारक की तुलना में उत्पाद कैसा बनेगा, कम। तो अभिकारक की तुलना में उत्पाद कैसा बनेगा, कम बनेगा। तो Kc का मान अल्प है, तो यदि Kc का मान बहुत ही कम है, बहुत ही कम, तो ये क्या दर्शाता है, जैसे 10⁻³ लिया मैंने, तो ये और भी कम हो तो अभिक्रिया बहुत ही विशेष परिस्थितियों में संपन्न होगी, ये हम कह सकते हैं। यानी कि होगी नहीं एक तरह से, पर विशेष परिस्थितियों में होगी। ये हम कह सकते हैं। और यदि Kc 10⁻³ से 10⁻³ की रेंज में होता है तो उत्पाद तथा अभिकारक दोनों की सांद्रताएं संतोषजनक होती है। तो इसके लिए हम क्या कह सकते हैं कि इसकी जो रेंज है Kc की वो क्या होनी चाहिए, Kc की रेंज जो है वो 10⁻³ से 10⁻³ के बीच में होनी चाहिए। तो ये अभिक्रिया कैसी होती है, दोनों पदार्थ की सांद्रताएं संतोषजनक स्थिति में होती है, ये हम कह सकते हैं। तो इसके लिए हम एक चित्र बनाते हैं। ये मैंने एक एरो बनाया है, ये रेंज है 10⁻³ ये है 10⁻³ और ये किसके लिए बनाया है मैंने, Kc के लिए। और यहाँ पे सेंटर में है ये 1, तो यहाँ पे काफ़ी ये क्या है, कम है Kc का मान, और ये कैसा है, अत्यधिक यानी कि हाई है। तो अभिक्रिया कठिनाई से होगी, यदि यहाँ पे इस मान में होगा तो कठिनाई से होगी, और ये अभिक्रिया लगभग पूर्ण होगी। अभिक्रिया क्या हो जाएगी, पूर्ण होगी, और किस तरफ होगी, अग्रसर। अग्रसर यानी कि कैसी होगी, फॉरवर्ड। तो ये चीजें हमारी क्लियर हो गई हैं, ऑलमोस्ट ये कंप्लीशन पे होगी और मैक्सिमम इसमें से प्रोडक्ट बनेगा। तो बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम की पोजीशन जब होती है तब क्या होता है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों कैसे होते हैं, बराबरी पर प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्लियर हो गया हमारा। अब हम दूसरा टॉपिक देख रहे हैं इसमें, प्रिडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। तो अब हम प्रिडिक्शन देख रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्रिडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ द reaction. The equilibrium constant helps in predicting the direction in which a given reaction will proceed at any stage. तो अभिकारक और उत्पाद के किसी भी अभिक्रिया मिश्रण में
अभिक्रिया की दिशा का पता लगाने में भी साम्यावस्था स्थिरांक का उपयोग किया जाता है। इसके लिए हम अभिक्रिया का भागफल जो होता है, भागफल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिएक्शन क्वांटिएंट। और इसको हम कैसे दर्शाते हैं? क्यू से गणना करते हैं, क्यू से दर्शाते हैं। तो साम्यावस्था स्थिरांक की ही तरह अभिक्रिया के भागफल को भी अभिक्रिया की किसी भी स्थिति के लिए परिभाषित किया जा सकता है। जैसे कि मोलर कॉन्सेंट्रेशन है तो इसको हम क्या बताएंगे? क्यूसी। और गैस है तो उसको पार्शियल प्रेशर यानी कि क्यूपी से हम दर्शाएंगे। और किसी भी साम्यावस्था के लिए हम इसको दर्शा सकते हैं, जैसे कि ए बी रिवर्सिबल रिएक्शन, सी प्लस डी ये रिएक्शन हम आगे देख सकते हैं। तो इसके लिए क्यूसी क्या होगा? क्यूसी इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी रेज़ टू सी डी रेज़ टू डी। अपन आगे देख चुके हैं इस चीज को। एंड बी रेज़ टू बी। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं इसको। तो अब क्यूसी इज ग्रेटर देन के सी, तो अभिक्रिया अभिकारकों की ओर अग्रसित होगी, यानी कि किसकी तरफ होगी? ये रिएक्शन हमारी जो है वो क्यूसी इज ग्रेटर देन के सी, नेट रिएक्शन goes from right to left। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अभिक्रिया अभिकारकों की ओर अग्रसर होगी, यानी विपरीत अभिक्रिया होगी। चलिए अब QC इज लेस देन KC, तो अभिक्रिया उत्पादों की ओर अग्रसर होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? द नेट रिएक्शन गोज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये राइट टू लेफ्ट हो रही है, यानी कैसी होगी? उल्टी अभिक्रिया हो रही है, विपरीत, अपोजिट। ये नेट रिएक्शन गोज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट हो रही है, यानी कि ये हमारी रिएक्शन कैसी हो रही है? सीधी दिशा में हो रही है, यानी कि रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट हो रही है। एंड इफ QC इज इक्वल टू KC, तो अब इसमें क्या हो जाएगा? तो अभिक्रिया मिश्रण साम्यावस्था में होगा। सो द नो नेट रिएक्शन अकर्स, इसमें साम्यावस्था स्थापित हो जाएगी, कोई भी रिएक्शन हमारी नहीं होगी। तो ये क्लियर हो गया हमारा। तो इसके लिए हम एक ग्राफ देख लेते हैं, समझ लेते हैं। यहाँ देखिए QC इज लेस देन KC, तो रिएक्टेंट से क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा। या QC इज ग्रेटर देन KC, तो क्या बनेगा? प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनेगा, यानी कि विपरीत दिशा में होगी। और यहाँ दोनों सेम है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर एट इक्विलिब्रियम स्टेट, ये हम बता सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। चलिए अब नेक्स्ट जो हमारी बारी है वो है कैलकुलेटिंग द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन। ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं हमारा। तो इसमें यहाँ पे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है, प्रिडिक्शन ऑफ डायरेक्शन एंड प्रिडिक्शन ऑफ द रिएक्शन, कि कैसे रिएक्शन कंप्लीट होती है, उसका अनुमान कैसे लगा सकते हैं, और उसका डायरेक्शन कैसे तय होती है, उसका अनुमान हम कैसे लगा सकते हैं। ये हमारा हो गया है। अब हमें करना है नेक्स्ट जो हमारा है कैलकुलेटिंग
इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन, तो वो इसकी गणना भी हम इसी आधार पे कर सकते हैं। तो इसी आधार पे करने के लिए हमें यहाँ पे कोई रिएक्शन लेना होगी और उस रिएक्शन में कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यूज हमको पुटअप करना होती है। तो वो पुटअप करके हम इसका कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं। तो कैसे निकाल सकते हैं उसके लिए भी हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे और उसका कॉन्सेंट्रेशन निकालने की पूरी कोशिश करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। PCl5 gives PCl3 plus Cl2। अब इसके लिए सबसे पहले कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इनिशियल स्टेज कॉन्सेंट्रेशन, तो कॉन्सेंट्रेशन इसका मैं ले लेती हूँ रिएक्टेंट का A और उस समय प्रोडक्ट नहीं बना होगा तो इसका कॉन्सेंट्रेशन मैंने लिया 0 0। एंड देन एट इक्विलिब्रियम, तो अब इसके x मोल बने हैं, इसके भी x मोल बने हैं, तो यहाँ रिमेनिंग ऑफ रिएक्टेंट PCl5 इज A माइनस क्या हो जाएगा x। तो यहाँ पे प्रारंभिक अवस्था में PCl5 की सांद्रता A है, PCl3 और Cl2 नहीं बने हैं तो इसकी सांद्रता हो जाएगी 0। और साम्यावस्था के ऊपर यदि PCl3 के x मोल बनते हैं, Cl2 के x मोल बनते हैं, तो रिमेनिंग इसके क्या रहेंगे A माइनस x मोल रहेंगे। अब कॉन्सेंट्रेशन इसका निकालना है हमें, तो कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, तो सांद्रता कैसे निकलती है मोल अपॉन आयतन, मोल अपॉन आयतन यानी कि V से हमें वॉल्यूम से डिवाइड करना है इसको। तो A माइनस एक्स अपॉन V, एक्स अपॉन V, एक्स अपॉन V। अब जो हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन है उसके अकॉर्डिंगली Kc इज इक्वल टू क्या होगा PCl3 इंटू Cl2 कॉन्सेंट्रेशन अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl5, ये इक्वेशन आएगी। इसमें हम ये वैल्यूज पुटअप करते हैं, तो इसकी वैल्यू x अपॉन V इंटू एक्स अपॉन V होल ओवर A माइनस एक्स अपॉन V। तो ये हमारा क्या हो गया x स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर और ये V कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा, तो A माइनस एक्स इंटू V, तो एक V से एक V कैंसिल हो गया, तो Kc इज इक्वल टू हमारा क्या बचा एक्स स्क्वायर अपॉन A माइनस एक्स। तो इस तरह से हम इसका कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं, ये हमने निकाल लिया। इसी तरह से हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है H2 प्लस I2। ये हमारा क्या था डिसोसिएशन वाली रिएक्शन थी हमारी ये। अब हमारी रिएक्शन देखते हैं हम सिंथेसाइज वाली यानी संश्लेषण वाली। तो ये इसमें बन रहा है 2HI। इसके लिए एट इनिशियल स्टेज, तो कॉन्सेंट्रेशन इसका क्या है A, इसका क्या है B और इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या आएगा 0। एट इक्विलिब्रियम मोलर कॉन्सेंट्रेशन इज, अब यहाँ पे इसके x बनते हैं और ये क्या है 2, तो अब इसको क्या लिखना पड़ेगा मुझे 2x। तो यहाँ पे B माइनस एक्स A माइनस एक्स ये हुआ। अब कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम, तो इसको V से हम क्या करें डिवाइड करते हैं, A माइनस एक्स अपॉन V, B माइनस एक्स अपॉन V एंड 2x अपॉन V, ये हो जाएगा। चलिए अब Kc इज इक्वल टू HI स्क्वायर होल ओवर H2 इंटू I2, ये होगा Kc की वैल्यू।
अब ये वैल्यूज हम इसमें पुट अप कर देते हैं। तो एच आई स्क्वायर यानी कि 2x अपॉन वी होल स्क्वायर अपॉन a माइनस एक्स अपॉन वी, b माइनस एक्स अपॉन वी। तो यहाँ पे वैल्यूज क्या आएगी, 4x स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर अपॉन a माइनस एक्स, b माइनस एक्स अपॉन ये क्या है, v इंटू वी यानी वी स्क्वायर। तो ये वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो 4x स्क्वायर अपॉन a माइनस एक्स इंटू b माइनस एक्स। तो ये वैल्यूज हमें यहाँ पे प्राप्त होती है। तो इस तरह से हम किसी का भी कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करना है, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमको कैलकुलेट करना है, तो वो हम कर सकते हैं। तो ये हमारे जो तीनों पॉइंट्स थे जो प्रिडिक्शन वाले, ये तीनों पॉइंट कंप्लीट हो गए हैं कि अभिक्रिया की सीमा का अनुमान कैसे लगाते हैं, वो हो गया हमारा। इसके बाद में अभिक्रिया की दिशा, तो डायरेक्शन कैसे तय होती है, ये भी हम, एक अभिक्रिया किस डायरेक्शन में होगी ये भी हम देख चुके हैं। और थर्ड पॉइंट था हमारा कि साम्यावस्था का सांद्रण कैलकुलेशन, तो वो कैसे होता है उसके भी हम ये एग्जाम्पल्स देख चुके हैं। तो इस तरह से हमारे ये तीनों चीज़ें कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट नया टॉपिक हम अगले वीडियो में देखेंगे।